नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो कि आपके इंटरव्यू में आ सकते हैं। अभी जैसे सीजीपीएससी का इंटरव्यू है, इसके बाद बाकी जो भी इंटरव्यू होंगे उनमें ये टॉपिक्स आपके आ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर तैयारी कर रहे हैं, मतलब गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मेंस में भी आते हैं, प्री में भी हो सकता है फंस जाएं, और आगे भी काम आएंगे। देखिए, सबसे जो चर्चित बहुप्रतीक्षित टॉपिक है वो है विकसित भारत। शुरू में थोड़ा सा इन्फोग्राफिक्स में दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। विकसित भारत @2047 और विकसित छत्तीसगढ़ @247, क्योंकि 2047 में हमारी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ होगी, तो हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो। अब आपसे बोल सकते हैं कि विकसित भारत के स्तंभ कौन है, किन को हम फोकस कर रहे हैं, तो ये हैं 4। पहले हम आप मतलब युवा, दूसरे गरीब, तीसरी महिला आधी आबादी, और चौथे किसान, जो भारत की अधिकांश आबादी है। मतलब ये 4 विकसित भारत के स्तंभ हैं। फिर कहाँ कहाँ हमारा फोकस होगा, तो एक तो होगा आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, फिर पर्यावरण के बारे में भी बात होगी। केवल आर्थिक सामाजिक विकास की बात नहीं होगी, पर्यावरण को ध्यान में देते हुए विकास, जिसको सतत विकास बोलते हैं, और चौथा सुशासन। देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि विकास और पर्यावरण में किसे चुना जाए। जैसे अभी हसदेव का मुद्दा है, तो आपको ना बहुत वो रहना है। ब्रूटल एंड कमिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसने एक टर्म दिया जिसको बोलते हैं सतत विकास। मतलब ऐसा विकास जो सतत हो। मतलब देखिए, ऐसा विकास जो, मतलब एक होता है विकास, ये मान लीजिए विकास का गोला है, और एक गोला है पर्यावरण का। तो ये जो दोनों के बीच का एरिया होता है ना, जहां विकास भी होता है और पर्यावरण की रक्षा भी होती है। केवल आप विकास करेंगे, पर्यावरण को ध्यान नहीं देंगे तो भी दिक्कत है। केवल पर्यावरण पर्यावरण करेंगे, विकास नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। तो हमको ये जो एरिया, इसको बोलते हैं सतत विकास या सतत पोषणी विकास। मतलब आप पर्यावरण का भी ध्यान दीजिए, हसदेव मान लीजिए जो भी है, आपको पर्यावरण का ध्यान देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि पर्यावरण पर्यावरण तो विकास ना करें, विकास करना है पर्यावरण को ध्यान में रख के। और जो भी स्टेक होल्डर है, मान लीजिए किसी की कोई डिमांड है, लोग मांग रहे हैं, तो उनकी डिमांड को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा कोई भी कदम उठाएं। किसी भी कार्य में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके जितने स्टेक होल्डर हैं उनकी बातों को सुनिए, जो उनकी जायज मांगे हैं उनको मानिए। तो ये चीजें जरूरी हैं। और एक चीज और कि हाँ, एक और सवाल आता है, जैसे अभी बलौदा बाजार में हिंसा हुई या कहीं और हिंसा हुई, तो हिंसा को आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं ना, तो हिंसा को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्टिफाई मतलब जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि उनकी भी मांग सही थी। अगर हिंसा हो रही तो वो गलत है। मतलब भाई, आप अपनी मांग अहिंसक तरीके से रख सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं कि आप बस जला दोगे, गाड़ी चला दोगे। तो आपको यहाँ हर जगह बैलेंस अप्रोच रखना है, लेकिन ऐसी जगह में ना बिल्कुल एक अप्रोच रखना है कि हिंसा को मैं कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा। आपकी जो भी मांग है आप शांतिपूर्वक तरीके से, जो तरीके हैं उसके हिसाब से रखिए। आप हिंसा नहीं रख कर सकते, आप कुछ जला नहीं सकते। एक चीज और सवाल आ रहा था, जैसे जो नशाबंदी का मुद्दा है, अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो जैसे आदिवासियों के लिए जैसे महुआ है, ये सब उनकी परंपरा से जुड़ा है। तो नशाबंदी कैसे होना चाहिए, तो उसका एक अच्छा जो उत्तर होता है वो ये होता है कि अगर आपको नशा खत्म करना है, तो वो ना कम्युनिटी से आना चाहिए। देखिए, 2 टाइप की चीजें होती, ऊपर होती सरकार और नीचे होती जनता। अगर कोई भी फैसला यहां से यहां थोपा जाता है ना, तो जनरली बहुत सक्सेस नहीं होता। अगर ये लोग खुद ये माने कि हमारे ऊपर ये फैसला करो, मतलब जनता, ये भी तो हो सकता है ना कि जनता खुद, जनता इतनी जागरूक हो कि जनता सरकार को बोले कि यार शराब को बंद करो, गलत है हमारे लिए। तो ये अप्रोच होना चाहिए। मतलब आप पहले जनता को ऐसा शिक्षित करो। अगर वो आप नहीं करोगे, आप ऊपर से कोई भी फैसला थोप दोगे, तो जनता वो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर वो जहरीली शराब पिएगी। तो किसी भी योजना में आप मतलब ऐसा उत्तर देंगे, जो भी योजनाएं हैं सरकार की, जो भी निर्णय हैं, उसमें जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और जनता के तरफ से होना चाहिए। वो खुद जनता अगर बोलेगी, खुद आदिवासी समाज अगर
उनके जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो देखेंगे, और वो अगर उनको लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए, जब वो खुद करेंगे तो सरकार उसको सपोर्ट करे, सरकार उनको तब तक जागरूक करे कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। तो आपका अप्रोच इस टाइप का हो सकता है। मतलब किसी भी मुद्दे में आपको बिल्कुल एक तरफा नहीं सोचना है। तो हम लोग विकसित भारत पे थे, तो एक है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण का विकास और सुशासन की बात है। आपसे पूछ सकता है कि गुड गवर्नेंस क्या है, तो गुड गवर्नेंस ऐसी सरकार है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब वो पारदर्शी हो, वो जवाबदेह हो, मतलब आपके प्रति वो जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, वहाँ भ्रष्टाचार ना हो, उसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। मतलब उसी में फिर आरटीआई आ जाएगा आपका, जिससे आपको जानकारी मिल सके, सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वो सब आपको पता रहना चाहिए। ऐसा शासन, मतलब आप कौटिल्य को कोट कर सकते हैं कि प्रजा हिते हितः राज्ञः, प्रजा सुखे सुखः च, मतलब प्रजा के हित में राजा का हित है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, वो सुशासन है। इसमें आप सतत विकास में गांधी जी को कोट कर सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये मतलब आप खुद कुछ बोलेंगे ना तो उनको लगता है कि यार ये खुद बोल रहा है। जब भी आपको कोई फंसने की चीज हो ना, तो आप ऐसे महापुरुषों को कोट कर दो। इंटरव्यू बोर्ड बोला यार ऐसे थोड़ी होता है हंसदेव में, आप बोलो सर महात्मा गांधी बोलते थे कि हमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पृथ्वी हमको अपने पूर्वजों से जागीर में मिली है, बल्कि हमको ये सोचना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी से उधार में लिए हैं। तो हमको उस हिसाब से पृथ्वी का लालच पूर्वक उपयोग नहीं करना है। अब बोलेंगे ठीक है यार गांधी जी बोल रहे हैं तो ठीक बात है। फिर विकसित भारत के फोकस क्या है? एक शिक्षा, ये हर चीज के फोकस हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे बोले कि आप छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या चेंज करेंगे, तो आप केवल एक चीज बोलेंगे ना तो उनको लगेगा उत्तर एक पक्षी ही है। तो विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत, आप ऐसा क्या चार चीज है जिनमें आप चेंज करना चाहेंगे, जिनमें सुधार करना चाहेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, अधोसंरचना होना चाहिए, कृषि होना चाहिए और पर्यावरण होना चाहिए। ये अपने बेसिक जो क्या बोलेंगे विकसित भारत, जिसमें विकसित भारत के जो आधार स्तंभ हैं जिनमें हमको काम करना है। एक ये बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान सिविल संहिता। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, मतलब कई लोग को ये कठिन चीज लगता है। ऐसा समझिए कि कानून ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिविल कानून जिसको बोलते हैं दीवानी कानून, और एक होता है क्रिमिनल कानून जिसको बोलते हैं फौजदारी। भारत में क्या है कि क्रिमिनल, अगर आप कोई क्राइम करते हैं, आप हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, तो आपका धर्म नहीं देखा जाएगा, सभी को एक सजा। ऐसा नहीं देखा जाएगा कि हिंदू है तो कम सजा दो, मुस्लिम है ज्यादा दो। तो क्राइम में, क्रिमिनल कानूनों में, फौजदारी में समान कानून है। लेकिन ये जो सिविल संहिता है ना, दीवानी, जैसे शादी, ब्याह, तलाक, अपनी प्रॉपर्टी देना, इसमें धर्मों की अलग अलग कानून है। जैसे हिंदू कोड बिल है हिंदुओं के लिए, मुस्लिम कोड बिल है मुस्लिमों के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति है, सभी भारत देश में रहते हैं, तो कानून क्यों अलग अलग हो? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि इसी के कारण हो सकता है जैसे धर्म विशेष में महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं मिलते। और इसकी बात ना नीति निर्देशक तत्वों में भी कही गई है। अनुच्छेद 44 जो है नीति निर्देशक तत्व, उसमें कहा गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि समान सिविल संहिता आए। गोवा ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता है, मतलब सभी के लिए एक कानून है। उत्तराखंड इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। 44 आप ऐसे याद रख सकते हैं, 4 और 4 दोनों समान है ना, तो 44 में समान सिविल संहिता है। अब समान सिविल संहिता के में आपको डिप्लोमेटिक नहीं होना है, मतलब भाई समान सिविल संहिता है तो है, मतलब शादी में, तलाक में, इनहेरिटेंस में, अडॉप्शन में, सक्सेशन में, ये ऐसा होना चाहिए यूनिफॉर्म। मतलब एक तो जेंडर न्यूट्रल हो, मतलब अब जैसे एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है लेकिन एक महिला 4 पति नहीं रख सकती, तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है ना। और रिलीजन न्यूट्रल, मतलब सभी धर्मों के लिए सेम रहे, तो इसकी बात है। और मतलब वो इसके लिए प्रोस कॉन्स की बात अगर आप करें तो आप ये बताएंगे कि इसके आने से एक तो जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हैं वो खत्म होंगी, जो सेक्युलर नेचर है भारतीय राज्य का, धर्मनिरपेक्ष, वो होगा, और जो भी ऐसी प्रैक्टिस जो आउटडेटेड है, रिग्रेसिव है, वो खत्म होंगी।
लेकिन इसका नुकसान क्या है समान सिविल संहिता लाने का? मतलब ये बोला जाता है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिस है ना वो बिल्कुल धर्म से जुड़ी हुई हैं, तो फिर गलत है, आप धर्म पे करेंगे। दूसरा हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक है जो ये बोलता है कि धर्म का की स्वतंत्रता है, तो वो दिक्कत होगी, आप वो धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। और बोला जाता है कि यार इससे हो सकता है कि समाज में अभी ये बात चल रही तो समाज में दिक्कत हो रही, तो दिक्कत हो, ये बोला जा रहा है। फिर एक चीज और है जिसको बोलते हैं एक देश एक चुनाव। ये कहा जा रहा है कि जो लोकसभा है और सभी राज्य की जो विधान सभाएं हैं उनका एक साथ चुनाव होना चाहिए। आपको इतिहास पता होगा कि भारत में पहले एक देश एक चुनाव ही होता था, उसके बाद फिर लोकसभा क्या हुई, मतलब मैं इसको थोड़ा सा आपको और टेक्निकल बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि लोकसभा थोड़ा सा जल्दी भंग हुई, राज्यों में वो लगने लगा, इसलिए एक देश एक चुनाव रुक गया, एक साथ चुनाव नहीं होता। देखो आप पक्ष विपक्ष आप लोग अभी निबंध के लिए पढ़े ही हैं। पक्ष ये है कि खर्च कम होगा, ऐसे अलग अलग पक्ष में तर्क हैं। मतलब सबसे बड़ा तो वही है कि श्रम बचेगा, पैसा बचेगा, लोग वोट ज़्यादा देंगे, ऐसा चुनाव आयोग बोलता है। दिक्कत क्यों होती है ये समझिए। जैसे मान लीजिए एक देश है, पहले तो एक देश एक चुनाव ही था, अब किसी मतलब आगे भी अगर आप ले आओगे तो प्रैक्टिकल दिक्कत ये होगी कि मान लो 2.5 साल बाद कोई सरकार गिर गई, तो आपको 2.5 साल में चुनाव कराना पड़ेगा ना, मतलब वो तो लोकतंत्र है। और आप 2.5 साल में अगर चुनाव कराए तो अब सबका तो एक साथ फिर नहीं कराओगे। तो एक तरीका ये है कि अगला जो चुनाव हो वो 2.5 साल के लिए हो, जैसे पंचायत में होता है कि अगर मान लीजिए 2 साल बाद सरपंच की कोई दिक्कत हो गई तो अगला चुनाव 3 साल के लिए होगा, फिर एक साथ चुनाव होगा। और दूसरा एक इसके लिए विकल्प ये है कि अगर किसी को सरकार गिराना है ना, तो फिर वो अपनी मेजोरिटी सिद्ध करे, पहले वो अपनी मेजोरिटी दिखाए। मतलब सरकार तब गिरेगी जब सामने वाले के पास मेजोरिटी रहेगी, ऐसा नहीं कि हवा हवाई कोई बोला और सरकार गिर गई। तो वो अपने को ध्यान रखना है एक देश एक चुनाव के लिए। मतलब फिर वही सब है कि इसका फायदा ये है कि कॉस्ट कम होगी, वोटर टर्नआउट कम होगा, पार्टी जो केवल चुनावी मोड में रहती हैं, आचार संहिता लगे रहता है, वो नहीं होगा, गवर्नेंस पे ध्यान देंगी, इफिशियंसी बढ़ेगी। और नुकसान क्या क्या है, जो लोकल पार्टी हैं वो बोलती हैं हमको नुकसान है, भारत संघीय सरकार है उन वहाँ नुकसान हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी लोग बोलते हैं यार चुनाव में ही तो हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब इसके नुकसान है एक देश एक चुनाव के। फिर एक और मुद्दा जो अभी चर्चा में है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैं निबंध से पहले भी बोला था कि यार बहुत चर्चित मुद्दा है, आ सकता है निबंध। कई लोग बोले यार भैया 2 साल पहले की चीज़ है क्यों आएगी, हम लोग अपने मटेरियल में भी दिए थे, आ गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेन चीज़ क्या है कि ये पहली चीज़ है, देखो शिक्षा में भी यही, शिक्षा को इंक्लूसिव बना रहे हैं, सभी को इंक्लूड कर सकें, अकाउंटेबल बना रहे हैं, शिक्षा में क्वालिटी ला रहे हैं, इसीलिए नई शिक्षा नीति आई। मतलब शिक्षा इंक्लूसिव हो, अकाउंटेबल हो, शिक्षा में क्वालिटी हो। क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आपसे बोले 2-4 चीज़ें बताई, बाकी तो आपको सब पता ही है, तो आप बताओगे कि एक तो इंक्लूसिव होगा, सभी आए, ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट बढ़े, बच्चे पढ़ें। दूसरा कैसे होगा, एक तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग हो, इसके कारण एक नेशनल रिसर्च फेलोशिप की स्थापना है। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब जैसे ग्रेजुएशन में कोई बच्चा है या उससे पहले भी, पहले केवल साइंस आर्ट्स कॉमर्स, अब साइंस वाला आर्ट्स के विषय पढ़ेगा, आर्ट्स वाला कॉमर्स के पढ़ेगा। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, एक साल बाद आप छोड़े तो फिर अगले साल फिर से एडमिशन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, जो असेसमेंट है वो अच्छे से होगा, आपकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन की बात है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन आगे हम लोग पढ़ेंगे पीडीएफ में। जलवायु परिवर्तन मतलब ये होता है कि पृथ्वी की जो औसत जलवायु है वो बढ़ रही है, सॉरी औसत जो तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ रहा है। पहले मान लीजिए पृथ्वी का औसत तापमान 40 डिग्री था तो 42 हो गया। अब औसत तापमान अगर बढ़ रहा है तो जो हिमालय है या हिम है वो पिघल रहे हैं, पिघलेंगे तो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, उसके कारण जो द्वीपीय देश हैं वो डूब जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। और जलवायु अजीब हो गई, अब हीट वेव आ रही, ठंडी में ज़्यादा ठंड, गर्मी में ज़्यादा गर्मी। फिर उस इसरो की उपलब्धियां हम अभी देखेंगे। ये आपसे पूछ सकता है, अभी 3 ना बिल आए कानून में, एक
था पहले इंडियन पीनल कोड 1860 में, उसके जगह आया भारतीय न्याय संहिता। देखिए नाम से समझिए, पहले था इंडियन पीनल कोड, मतलब ये कानून ही इसलिए था कि पिनलाइज किया जा सके, दंड दिया जा सके। अब न्याय संहिता का उद्देश्य न्याय करो। दूसरा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य बिल। मतलब कानूनों का भारतीकरण किया गया। ये कहा गया कि ये जो कानून है, देखिए 1860, 1872, मतलब अंग्रेजों के जमाने के, वो उस समय के हिसाब से हैं। अब जैसे अभी एविडेंस मोबाइल है, तो उस समय के कानून में लिखा है मोबाइल के एविडेंस नहीं माने जाएंगे, तो अभी के हिसाब से कानूनों को बदला गया है। ये 3 कानून क्या क्या बदला गया है, अगर ये देखेंगे तो ये पूरा आपको लिस्ट है। जैसे भारतीय न्याय संहिता में क्या बदला गया है, तो जो सेडिशन है उसको हटाया गया है, कि राष्ट्रद्रोह हटाया गया है, और अलग अलग है। जैसे डेथ पेनल्टी, गैंग रेप के केस में डेथ पेनल्टी दिया जाएगा, और क्या बोलेंगे, पनिशमेंट के तौर पर कम्युनिटी को सर्विस करने वाली बात होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, कि यार इतने समय में आपको इन्वेस्टिगेशन पूरी करना है, वो चल रहा है नहीं, जो भी आप करोगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे। और तीसरा है साक्ष्य बिल। इसमें वही है कि जो साक्ष्य हैं, मतलब साक्ष्य जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिपोर्ट ये सबको भी जोड़ा जाएगा, रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। फिर एक मुद्दा अभी चर्चा में, धारा 370, आपको पता होगा कश्मीर में 2 चीजें थी, एक धारा 370, एक 35 है। इसके कारण कश्मीर को स्पेशल दर्जा था, मतलब उनके पास दोहरी नागरिकता थी, वो कश्मीर के नागरिक थे, भारत के भी नागरिक थे, तो उनका अपना झंडा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब नागरिकता भी एक है, झंडा भी एक है, और मतलब भारत समझ लीजिए, जो मतलब वहाँ के नागरिक पूरे भारत में जा सकते हैं, भारत के नागरिक भी वहाँ। पहले था कि हमारे नागरिक ना वहाँ जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कश्मीर एक अलग छोटा देश टाइप का हो गया था। 370 हटने के बाद भारत सरकार वहाँ जा सकती है, और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि ये खतरनाक चीज है, कुछ लोग गुस्साए हैं। 370 के बाद भारत की जितनी भी योजनाएं पहले वहां लागू नहीं थी, जैसे मनरेगा है वो कश्मीर में लागू नहीं थी, अब वो योजनाएं वहां लागू हो रही, वहां लागू हो रही, तो वहां के लोगों को फायदा हो रहा है। इसके अलावा सरकार, भारत की केंद्र सरकार का वहां हस्तक्षेप बढ़ा है, जिससे आतंकवादी घटनाएं रुक रही हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो ये 370 की बात है। फिर एक सवाल आपसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पूछ सकते हैं, चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है अभी, तो पूछ सकते हैं पहली कौन सी थी। तो पहली ना वो थी जो स्टीम इंजन खोजा गया ना, उसको मैकेनाइजेशन से, वो। दूसरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी जो इलेक्ट्रिसिटी से हुई, मास प्रोडक्शन जो हुआ। तीसरी जो औद्योगिक क्रांति 69 में बोलते हैं, उसको ऑटोमेटेड प्रोडक्शन बोलते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपने आप जो ऑटोमेटेड प्रोडक्शन होने लगा। और चौथी अभी है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, साइबर फिजिकल सिस्टम, ये सब बात आ गई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसा समझो कि आप घर में घुसे, आपको देख के सेंसर अपने आप लाइट जलने लगी, म्यूजिक बजने लगा, पंखा चल गया, एसी चल गया, मतलब सब अपने आप हो जाएगा, सब चीजें आपस में जुड़ी हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ, एक चीज और है, ओलंपिक से सवाल आपसे पूछ सकते हैं, खासकर अगर आपकी हॉबी खेल है। बाकी फैक्ट तो आप रट ही लिए होगे, इनको मिला इनको मिला, कम क्यों मिला, तो कारण वही है, एक तो सोच, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। और क्या क्या कारण है, ये हर जगह खेल में हम पिछड़े क्यों हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट कम है, दूसरा हम ना बचपन से, जैसे चीन इन जैसे देश हैं जहाँ मेडल ज्यादा है, वो शुरू से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा है, ये इस खेल में अच्छा है, उसको फिर ग्रूम करते हैं। बचपन में हमारे बच्चे तो कुछ भी करते रहते हैं, रील बना रहे हैं। फिर हमारे यहाँ फैसिलिटी भी कम है, जो खिलाड़ी हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ाई करो, खेलने जा रहे हैं तो जो खेल बोर्ड है उनमें भ्रष्टाचार है, और क्रिकेट जैसे खेलों में ज़्यादा फोकस है, मतलब बाकी खेलों में ध्यान नहीं जाता, सब क्रिकेट क्रिकेट में लगे हैं। फिर है यूनियन बजट, ये भी देखेंगे, इनका थीम जो है ई से एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई, प्रोडक्शन, लैंड, यूथ, मिडिल क्लास, एनर्जी, ये सब केंद्रीय बजट की थीम है।
एआई क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका फ़ायदा अपन पढ़े भी हैं, हेल्थ केयर, बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट में, इंफॉर्मेशन में, एजुकेशन में, सप्लाई चेन में, साइबर सिक्योरिटी में, रिटेल में, ये सब आप ध्यान रखना। डीप फेक आजकल खूब आ गया। डीप फेक मतलब होता है कि जैसे डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया है कि वो आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे बिल्कुल वीडियो कॉल में रहना, हमने आपका ये जब्त कर लिया है, आप अरेस्ट हो गए। अब आप डर जाओगे, फिर गए आप। इसके अलावा क्या करते हैं, किसी आपके नोन का आजकल सिर लगा के वो बात करते हैं, आपको लगेगा वो सामने वाला वो बात कर रहा है, फिर उसका ये इतना पैसा दे दो, ये कर दो, तो उसको बोलते हैं फेक। जो इंटरनेट के द्वारा जो अपराध हो रहे हैं उससे संबंधित है आपका डीप फेक। फिर अभी डोनाल्ड ट्रम्प भी चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रम्प का ना मेन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन मुद्दा दो था। एक तो वो बोला अमेरिका फर्स्ट, मतलब कोई भी चीज़ मैं करूँगा तो अमेरिका का हित देखूंगा। दूसरा वही शरणार्थी जो हैं, वो उनके कारण अमेरिका को दिक्कत हो रही थी, बोला सबको भेज दूंगा, ये मैक्सिको एक्सिको से जो आते हैं ना, यही अपराध कर रहे हैं, इनको खोज खोज के वापस भेजूंगा। और जहां जहां अमेरिका युद्ध में फंसा है, जैसे अफगानिस्तान में पहले अमेरिका युद्ध में फंसा था, ट्रम्प बोला यार फायदा नहीं हो रहा है, आ जाओ वापस। तो जैसे यूक्रेन में फंसे हैं, ट्रम्प बोल रहा था हम नहीं चाहते, इसीलिए रूस के ऊपर आरोप लगता है कि वो भी चाहता था ट्रम्प जीते। अगर भारत यूएसए की बात करो तो एक तो क्वाड में हम लोग साथ हैं, टेक्नोलॉजी में हम लोग का कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक हम व्यापार करते हैं आपस में, और डिफेंस में ठीक ठाक कोऑपरेशन है, ये सब चीज़ें होंगी। अगर ट्रम्प से हमको नुकसान क्या है, फायदा ही फायदा था, ये सब में फायदा होगा। नुकसान ये है कि एक तो अमेरिका फर्स्ट है तो इंपोर्ट में टैरिफ बढ़ा देता है। चीन के साथ ट्रम्प क्या है, दुश्मनी कर रहा है, फिर हमारा वो दिक्कत होगी ना, हम अमेरिका के ज़्यादा करीब जाएंगे तो हमारे चीन से संबंध बिगड़ेंगे। और क्लाइमेट चेंज को ट्रम्प कुछ मानता ही नहीं है, बोलता है ये फालतू चीज़ है, तो उसमें भी दिक्कत है। फिर एक ये भी है पेपर लीक एग्ज़ाम, अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ, तो आपको स्टैंड ये रखना है कि मतलब संस्थाएं ऐसी हों, एक तो जवाबदेही तय हो कि भाई लीक आप करोगे तो जो जिम्मेदार है वो जाएगा, मतलब उसको कड़ी सी कड़ी सजा होगी। जो प्रोसेस है वो सही रहे, मतलब ऐसा हो ही ना मतलब हम लोग यार कॉलेज का पेपर लेते हैं, वो लीक नहीं होता, सड़ा सा पेपर। आप इतनी बड़ी संस्था में हो, आपका पेपर लीक हो जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि पेपर लीक जितने भी छात्र हैं, जितने लोग हैं, उनके साथ एक मतलब बहुत बड़ा अपराध है वो। मतलब लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सोचो आप पीएससी का पेपर दे रहे हैं, आपको पता लगे लीक हो जाए, मतलब जिंदगी लगी रहती लोगों की दांव पे। तो आपको पेपर लीक को वही बोलना है कि सिस्टम सुधारना पड़ेगा, जो उसके प्रति जवाबदेह हैं उनको वो करना पड़ेगा, और जहाँ भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम लेके आए। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एग्जाम में रिफॉर्म क्या करना चाहिए पीएससी में, तो पीएससी पूछ ही रहा है, कर तो कुछ है नहीं रहा, तो अब सलाह दे देना जो आपके हिसाब का। मतलब रिफॉर्म वही है कि पहली चीज, जो भी क्वेश्चन है आप 100 सवाल बनाते हो तो ऑथेंटिक सवाल हो, ये मत हो कि ये विलोपित हो गया, वो ऐसा हो गया, वो हो गया। जो अगर गलत बना रहा है तो जवाबदेही तय हो, ये मतलब रिफॉर्म है। कॉपी अच्छे से चेक करें, इंटरव्यू भी अच्छे से लें, ऐसा मत बोलना उनको। रिफॉर्म मतलब वही है कि जहाँ अच्छे से कहीं चल रहा है उसको देख के हम अपने यहाँ भी उस चीज़ को क्या बोलते हैं, अपने यहाँ भी उस चीज़ को फॉलो करें, उस चीज़ को लाने की कोशिश करें, उसी को बोलते हैं एग्जाम रिफॉर्म। उसके बाद फिर एक ये सुशासन का डगर वाला मेरे को मिला था पीडीएफ, थोड़ा सा इसको देख लीजिए क्योंकि सरकार का है तो आपके काम आएगा। देखिए क्या क्या है, एक तो खुशहाल अन्नदाता है हमारे यहाँ, कैसे हैं, किसानों के लिए क्या क्या काम की सरकार। तो 13 लाख किसानों को इतना करोड़ बकाया बोनस राशि दिए, 3100 रुपये प्रति क्विंटल में धान की खरीदी कर रहे हैं, ठीक। 160 लाख मैट्रिक टन अनुमान है धान खरीदने का, और 14 नवंबर से चालू होगी, मतलब आज से। फिर महिलाओं को कैसे हम कर रहे हैं, 70 लाख महिलाओं का जीवन संवर रहा है, पहतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं उनको। फिर परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है, पक्का आवास मिलेगा, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। युवाओं के लिए क्या है, इतनी भर्ती हो रही, अधिकतम आयु सीमा में छूट है, और नया रायपुर में आईटी हब की स्थापना हो रही, जिससे रोजगार के अवसर आएंगे। नारी भक्ति एवं आस्था के लिए श्री रामलला दर्शन योजना, मतलब अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा की जाएगी और हजारों यात्री कर रहे हैं इसका लाभ।
फिर तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए पहली बार 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा, जिससे 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों का जीवन संवर रहा है। अपनी बोली में पढ़ाई, मतलब 18 स्थानीय बोलियों में शिक्षा मिलेगी। छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सदरी, गोंडी, कुड़ुक, इसमें पाठ्य पुस्तकें बनेंगी। ये बहुत अच्छा कदम है। फिर मातृशक्ति का महतारी सदन स्वावलंबी बनाने के लिए पंचायत इस पर महत्वपूर्ण पहल है। 179 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बन रहा है। ठीक। निवेश एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन, 1 नवंबर 2024 से नई औद्योगिक नीति लागू होगी। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, हम लोग डाल भी दिए। और उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण जिससे हो। फिर खाद्यान्न सहायता योजना, इसमें क्या क्या है? अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारकों को 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न। ठीक। फिर विकासशील व सुरक्षित बस्तर, बस्तर के आंतरिक क्षेत्रों में विगत 10 महीनों में 34 नए सुरक्षा कैंप, 30 अन्य प्रस्तावित हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, नियत नेल्लानार, ये ऐसे वाले बुकलेट में आपको मिल जाएगा। सुरक्षा बलों के कैंपों के समीप, मतलब नियत नेल्लानार बहुत क्रांतिकारी योजना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? जो सुरक्षा बल के कैंप है ना, मतलब असली नक्सलवाद को आप तभी हराओगे जब वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस मिलोगे। मतलब आप कुछ भी ऊपर से कर लो, जब तक नीचे से नहीं आएगा ना, जैसे भ्रष्टाचार कई लोग बोलते हैं खत्म करो, तो भ्रष्टाचार ऊपर से खत्म होगा। मतलब कई, एक बढ़िया पंक्ति मेरे को लगता है कि भ्रष्टाचार किसी गरीब के चूल्हे का धुआं नहीं है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, बल्कि ये तो उस झरने की तरह है जो ऊपर से नीचे आता है और फिर जड़ों में फैल जाता है। आप भी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, आप ऊपर रहेंगे, तो झरना मत बनिए कि नीचे आए। ठीक। गरीब नहीं करता भ्रष्टाचार, ना वो देना चाहता कभी। तो बाकी चीजों में ना आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब जब तक नक्सलवाद इसीलिए क्योंकि लोगों का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। अगर लोगों को ये पता चलेगा कि सरकार इतनी अच्छी है यार, ये तो फिर वो जनता सरकार की बात क्यों करेंगे, फिर सरकार के पक्ष में आएंगे, नक्सलवाद कमजोर हो जाएगा। फिर आधुनिक शिक्षा में पीएम श्री योजना के अंतर्गत 341 स्कूलों का उन्नयन किया गया है। प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय में एक स्कूल का चयन कर मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है और नवीन तकनीकों को स्कूलों में लाया जा रहा है। पीएम जनमन योजना, मतलब इसमें शिविरों का आयोजन कर जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति हैं उनके लिए आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, सिकल सेल, सड़क, मोबाइल कनेक्टिविटी, बिजली, आवास, ये सब की, इसको बोलते हैं पीएम जनमन योजना। ठीक। तो ये आपका वो है जो सरकार बातें कर रही कि हम ये सब सुशासन लेके आ रहे हैं, कर रही। ठीक है। थोड़ा सा ये पीडीएफ में आप पे डाल दिया हूं। ठीक। एक तो और पीडीएफ था, जनजातियों से संबंधित विभिन्न जो मुद्दे हैं। पहला है कि जनजाति समुदाय क्यों महत्वपूर्ण है। जनजाति समुदाय इसलिए कि जैव विविधता की रक्षा करता है, पारंपरिक ज्ञान रखता है। फिर ये सब पूरे डाटा हैं आपके कि इसमें है नागरिक अधिकार। अगर आप जनजाति से संबंधित हैं तो आप समझिए कि तो आपको अच्छे से पढ़ना है। गरीबी है उनमें, जनसंख्या घट रही, वनों का क्षरण हो रहा है, वन अधिकारों के मुद्दे हैं, विस्थापन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, अंधविश्वास हो रहा है। तो ये सब जनजातियों की दिक्कत है। आगे हमको भूमि अधिकार देना है, संवेदनशीलता रखना है, उनके लिए काम करना है। फिर महतारी वंदन योजना, ये पूछ सकते हैं अगर आप महिला हैं तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। मतलब इसमें क्या है कि महिलाओं में स्वावलंबन लाना, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना और डिसीजन मेकिंग में लाना। देखो ये पात्रता है, क्या क्या सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी से जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना। ठीक। फिर चुनौतियां अपन देख ही लेंगे। फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना। तो इसका प्लस क्या है, नेगेटिव क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है। अगर आप महिला हैं तो आपको जानना है कि महिलाओं का सभी प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण होना जरूरी है। उसके लिए अलग अलग सरकार की योजनाएं हैं। लैंगिक विभेद क्या है, तो ये पूरा आप पीडीएफ अगर महिला है ना तो एक बार देख लीजिएगा। उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, राजनीतिक रूप से। फिर नक्सलवाद, अगर आप बस्तर क्षेत्र से हैं तो आपको नक्सलवाद देखना है अच्छे से। मैं अच्छे से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यार
मतलब बाकी से उतना हो सकता है, संभावना कम है, लेकिन पूछ सकता है, एक बार देख लीजिएगा। नक्सलवाड़ी एक गांव है जहां से ये चालू हुआ। अगर इसके चरण देखें तो पहला ये है, दूसरा दीर्घकालीन युद्ध थी, और अब वो जनता के साथ आ रहे हैं। ठीक। और मुद्दे वही हैं उनके, जल जंगल जमीन। कारण ये है तो असंतोष। ठीक। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सुविधाएं नहीं है, शासन से असंतोष, जल जंगल जमीन। छत्तीसगढ़ के डाटा, फिर नक्सलवाद का प्रभाव क्या है, चुनौतियां क्या है, मतलब चुनौतियां ये है, जनता का समर्थन है, अब उसको हमको दूर करना है। आगे की राय ये है कि आप पहली चीज तो सुशासन लाइए, उनसे संवाद करिए, वहां तक पहुंच बनाइए, जिनको आप वापस लाए हैं मुख्य धारा में उनका पुनर्वास करिए, तभी अच्छा होगा। फिर नियत निल्लानार, वही अभी हम लोग पढ़े कि जो ऐसे जो कैंप है ना, वहाँ आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क, पुल पुलिया, ये सब की व्यवस्था करना। फिर पर्यटन की बात है तो पर्यटन, अगर आपकी हॉबी पर्यटन है तो ये सब आपको पता रहना चाहिए कि पर्यटन के प्रकार हैं, इको टूरिज्म, चिकित्सा पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, और ये सब आपके छत्तीसगढ़ के लिए भी जरूरी है। ठीक। फिर एक ये पूछ सकता है, शक्तिपीठ, 5 शक्तिपीठ है, माँ बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, मतलब वही है चंद्रहासिनी, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, और अपनी महामाया मैया। फिर है राजिम कुंभ कल्प, इसके लिए है। फिर पर्यटन में एक लक्षद्वीप, अभी वैसे उतना चर्चा में नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए आपको कि वो भी चर्चा में था। फिर जैविक खेती, अगर आप कृषि से रिलेटेड हैं तो पूछ सकता है, जैसे कई लोग बीएससी एग्रीकल्चर में, उनसे पूछ सकते हैं ये आपका। फिर हसदेव के बारे में जो बोल रहा था, ये पूरा इसका इतिहास है। हसदेव मतलब वही जो अपन शुरू में चर्चा कर लिए, मेन वही है कि आपको, क्योंकि वो 2 मिनट पूछेंगे, अगर आप सरगुजा के हैं ना तो देख लीजिएगा, तो वहां से सवाल आ सकते हैं। मैं बढ़ा इसलिए नहीं रहा हूं ना कि आपको लगेगा कि यार भैया इंटरव्यू है अभी तुरंत और आप इधर उधर का ज्ञान दे रहे। फिर ये नियत निल्लानार है, नियत निल्लानार मतलब आपका अच्छा गांव, और ये मैं इसीलिए कि ये ना कम लोगों को पता है, तो इसके उद्देश्य हैं एक तो अधोसंरचना का विकास, मैं ऐसे लोग जो इसमें काम किए ना उनसे पूछ के बनाया था। अधोसंरचना का विकास, उनका आर्थिक सशक्तिकरण, उनका सामाजिक विकास, इसके लिए विशेष पिछड़ी जनजातियों को सुविधाएं दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा, उनका जीवन स्तर बढ़ाया जाएगा। कैंप में वो करेंगे। और ये देखिए पूरा पीडीएफ है, जो योजना का बेसिक पीडीएफ है, क्या क्या है योजना की शुरुआत, परिचय, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप कम से कम आखिरी में निष्कर्ष है कि हम क्या क्या किए, पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो नियत निल्लानार से संबंधित है। फिर कृषि संबंधित विभिन्न मुद्दे, अगर आप कृषि से रिलेटेड है तो ये देख लीजिएगा कि भारत में क्या है, एक तो छोटी भूमि है, मानसून पे निर्भरता है, सिंचाई पे हम है, पुरानी कृषि पद्धति है, ऋण नहीं है, बीमा नहीं है, जलवायु परिवर्तन है, विविधीकरण नहीं है, केवल धान धान लगा रहे हैं, मृदा क्षरण है, भूजल की कमी है, वैश्वीकरण का प्रभाव है, खाद्य सुरक्षा नहीं है। तो ये इसलिए ना आपके पास डायमेंशन हो, क्या क्या कर सकते हैं, प्रसंस्करण कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, किसानों को शिक्षा दे सकते हैं, जल प्रबंधन कर सकते हैं, वैकल्पिक स्रोत दे सकते हैं, महिलाओं को जोड़ सकते हैं, और जलवायु के हिसाब से की जाने वाली खेती कर सकते हैं। फिर ये अलग अलग योजनाएं हैं। ठीक। कृषक उन्नति योजना है, खुशहाल किसान, हाँ ये बोल रहा था, विकसित छत्तीसगढ़। और ये निबंध जैसे अगर आपको देखना है ना तो ये तो शायद कहीं ऐसे में था, कुछ 23-24 हजार लोग देख चुके हैं। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 में 10 पिलर हैं और 16 संभावित क्षेत्र हैं। स्तंभ ज्ञान है, गरीब, युवा, अन्नदाता और क्या बोलेंगे नारी। आयाम है आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और सुशासन। छत्तीसगढ़ में ये सब डाटा है, ये बोल रहा था। देखो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ अगर आप पढ़ रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ भी वो पूछे, इन्हीं पॉइंट्स में आपको बताना है। छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करना है, कृषि को आधुनिक करना है, शिक्षा का विकास, ज्ञान आधारित विकास, निवेश को बढ़ाना है, खनिज का उपयोग, रिन्यूएबल एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे लघु उद्योग बढ़ाना है, फूड प्रोसेसिंग करना है, टूरिज्म को, स्वास्थ्य को, जनजाति को, जीडीपी को दोगुना करना है, ग्रामीण विकास करना है, नगरीय विकास करना है। ये सरकार खुद बोल रही। और इनके ये अलग अलग पिलर हैं, जैसे ज्ञान आधारित, रिफॉर्म करना, ये आप निबंध लिखे ही होगे तो आपको अच्छे से पता होगा।
छत्तीसगढ़ में चुनौतियां हैं कृषि की, उद्योग की, टूरिज्म की, नक्सलवाद, शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य, ऋण भार, रूढ़िवाद, गरीबी, अधोसंरचना नहीं है, क्षेत्रीय विषमता है। ये चुनौतियां हैं हमारे देश में। कर क्या सकते हैं? छात्र युवाओं को जोड़ें, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, विविधताओं का सम्मान करें। ये सब हम छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। ठीक, ज्ञान ये आधारभूत वो हैं। प्राकृतिक संसाधन को देखना है, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को देखना है, बस्तर सरगुजा को देखना है, संस्कृति को समझना है। तो ये आपका बजट है जो, ये तो आप लोग पढ़े ही होगे मेंस में, मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई दिक्कत है। अगर भूल गए होगे तो एक बार देख लेना। रामनामी संप्रदाय ऐसे लोग हैं जो अपने बदन में राम नाम लिखवाते हैं। अयोध्या धाम तो ठीक है, पढ़े ही होगे आप, रामलला का मंदिर है। फिर शिवरी नारायण है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये पीडीएफ में डाल दूंगा अगर आप नहीं पढ़े होगे तो। और ये से तो मतलब सबको पता होगा, ये हम लोग ना पहले निकाले थे और बोले थे यार ये से तो पढ़ ही लेना, और आप देख लो ये मतलब मेन से पहले का, अगर आप नहीं देखे होगे तो। ये जो 60 टॉपिक थे मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगे, और साथ में कितने आए थे आपको पता है? ठीक, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बड़ा बड़ा लिख दिए थे, विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़, समझ गए होगे, क्लाइमेट चेंज, सब फंस गए थे। तो विकसित भारत तो हम लोग अभी देख ही लिए, एक देश एक चुनाव समझ लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का ना वीडियो है, वो आप अच्छे से देख लेना, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। चलो, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष है क्या? इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ये है कि दुनिया में ना जो ये सब देश हैं, जो ये विकसित देश है ना, ये इनको लड़ा रहे हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जिसको अमेरिका का समर्थन है, फिलिस्तीन ऐसा देश है जिनको, जो मुसलमान देश हैं उनका समर्थन है, और ये आपस में लड़ रहे हैं। मतलब पहले क्या था कि फिलिस्तीन एक देश था, इजराइल के जो यहूदी थे उनको कहीं जगह नहीं थी, ब्रिटेन लाके इनको यहाँ बसा दिया फिलिस्तीन में। शुरू में थोड़े से एरिया में थे यहूदी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते आज इस स्थिति में है कि ये जो फिलिस्तीन के ओरिजिनल लोग हैं वो कोने कोने में, इजराइल पूरा फैल गया है। ये पूरा इतिहास है, लंबा वीडियो हम लोग का 20 मिनट का, अगर आप जानना चाहते हैं ना तो एक बार देख लीजिएगा, वो आपके मतलब काम क्या आएगा, लेकिन एक आपकी समझ बन जाएगी कि इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा है क्या और हो क्यों रहा है। फिर समान नागरिक संहिता हम लोग देख ली। इसरो अंतरिक्ष उपलब्धियां आपको पता होगा, जो इसरो की उपलब्धियां, पीएसएलवी, जीएसएलवी, अभी एंट्रिक्स है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, आदित्य L1, और क्लाइमेट चेंज हम लोग देख ही लिए। अभी जो लेटेस्ट कोप होगा वो देख लेना, उसी समय समिट अभी माहौल बनेगा। तो ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इंटरव्यू में क्या है ना, यहाँ एक चीज़ और, जैसे एक शराबबंदी के बारे में पूछ रहे थे, तो शराबबंदी वही है कि मतलब नीचे से आए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बोले कि हो जाए और हो जाएगी। तो हमको जो भी हम रणनीति बना रहे हैं ना, मतलब जो भी आप इंटरव्यू में जवाब कैसे देना है, सबसे जरूरी बात, जवाब ना बैलेंस देना है। मतलब कोई भी मुद्दा है जिसके बारे में आपको जो भी पता है थोड़ा बहुत बता दीजिए कि सर ये ऐसा है, ये मेरे को पता है, ऐसा ऐसा है। मतलब किसी भी तरफ झुकना नहीं है। आप हो सकता है नक्सलवाद की तरफ झुक गए या बिल्कुल एंटी हो गए, ऐसा नहीं करना है भाई। कोई भी, जैसे हसदेव वाला मुद्दा है, अब जो विरोध कर रहे हैं वो ऐसा कोई विरोध तो नहीं कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं जंगल नहीं कटना चाहिए, गलत विरोध है क्या बताओ? तो आपको बिल्कुल वो नहीं दिखाना है अपने आप को कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, विकास तो जरूरी है। आपको बीच का रास्ता, विकास भी बहुत नहीं है, पर्यावरण भी ऐसा नहीं, बीच का सतत विकास हो। अगर कोई विस्थापित भी हो रहा है तो उनको अच्छे से अच्छी जगह में रखा जाए, उनका ध्यान रखा जाए। मतलब क्या होता है, पुनर्वास भी आप करोगे ना तो उनको उतना वो नहीं करते, मतलब सही तरीके से नहीं करते। और आपको नॉर्मल लगता है, आप किसी घर में पिछले 1000 साल से रह रहे उस परंपरा संस्कृति में, आपको एक दिन आके बोलेंगे अब यहाँ नहीं वहाँ रहो, तो समझ में आएगा आपको। तो मतलब इम्पेथी दिखाना है आपके उत्तर में ना, इम्पेथी हो। दो चीज होता है, एक होता है सिंपेथी, एक होता है इम्पेथी। सिंपेथी मतलब जैसे कोई बच्चा है भीख मांग रहा है, आपको लगा यार बहुत दुख लग रहा है यार देख के, वो है सिंपेथी। इम्पेथी मतलब है आप उसके लिए ना कुछ कर सकते हैं, तो आपको ना उस लेवल पे जाना है कि यार मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ।
वो आपको समझना है। मतलब हर चीज में, जैसे कहीं विरोध हो रहा है तो आपको बिल्कुल ये नहीं दिखाना है कि यार फालतू विरोध है तो ऐसे ही में देश खराब हो जाएगा, पर्यावरण के लिए कोई कर रहे हैं तो ये फालतू है। तो आपको ना उनके मुद्दों को भी समझना है। मतलब जो भी कर रहे हैं, जैसे किसी भी चीज में जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको समझना है और सबके हिसाब से जवाब देना है। मतलब एक पक्षी नहीं होना है, हंसदे वाला ही मुद्दा है। तो एक है स्टेक होल्डर सरकार, एक स्टेक होल्डर है वो प्राइवेट फर्म जो काट रही, एक स्टेक होल्डर है वहाँ के लोग, एक स्टेक होल्डर है जनजाति समाज, एक ऐसा एक स्टेक होल्डर है एनजीओ। सभी के जो पक्ष हैं उनको समझना है, उनकी बात करना है इस अप्रोच से। मतलब आपको इंटरव्यू में जवाब ना एक पक्ष ही नहीं देना, मैं ये समझा रहा हूँ। दूसरा जवाब ऐसा देना है कि आप समझ जाओ कि यार मैं हूँ कौन। मतलब कई बार क्या होता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो बोले कि आप सरपंच हो आप क्या करोगे, भाई सरपंच ये वो थोड़ी कर देगा। तो आप हो क्या, आपका पावर क्या है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है, और जो भी जवाब देना है उसको जस्टिफाई करना है। मतलब हवा हवाई कुछ नहीं, जो आपका जवाब है उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये हम लोग का छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था। एक चीज मैं और बोलूंगा कि देखो आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, इंटरव्यू का एक ही रूल है कि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा भी गिरा तो आपका नंबर वैसे भी कम हो जाएगा। मतलब मैं जब इंटरव्यू दिलाता था तो मैं यही समझाता था, यार डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है वाली बात जो है ना, अपने आप को ये समझाता था कि मैं डर क्यों रहा हूँ, इसलिए कि मेरा नंबर कम मत आए। और अगर मैं डरा ना तो नंबर पक्का कम आएगा। आप अभी प्रीलिम्स दिलाए मेंस दिलाए, आपको अनुभव है कि आप थोड़ा भी डरे हो, जो भी डरा ना उसका नंबर कम हो गया, फायदा कुछ नहीं मिलता डर का। तो भाई डर से अगर नंबर कम होना है तो क्यों डरें, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा वाली जो बात है, डरना नहीं है। आराम से जाके बढ़िया अपने को समझाना है, अपने को पॉजिटिव माहौल देना है, बढ़िया से इंटरव्यू दिलाना है आप। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ये हम लोग का नंबर है। अब अभी तक वीडियो देख रहे तो इतना तो बनता है, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको सवाल जानना है, वैसे बहुत लोग के आ चुके हैं, मैं रिप्लाई भी सबको हम लोग कर चुके हैं। जिनको और नहीं मिला है वो बिल्कुल भेज दीजिएगा, अपना जो व्यक्तिगत विवरण है वो भेज दीजिएगा, उससे जो जो संभावित सवाल हैं वो हम लोग आपको बता देंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, मैं समय कम है इसलिए मैं पीडीएफ डाल दूंगा, और आपको जो भी दिक्कत है आप पर्सनल भेजना, मैं बता दूंगा। मतलब सबके क्योंकि सवाल अलग अलग होते हैं। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।